Hello everyone. Let's see the important executive body, that is drug inspectors, under the topic Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules made there under 1945. So already we have seen, but let's see what we are going to see in this video. After watching this video, you will be able to understand the eligibility for drug inspector, for powers of and duties, responsibilities, etc. of inspector, drug inspector, and the procedures of inspection of drugs or cosmetics under D&C Act 1940. So already we have started with the administrative bodies in last videos. So we have seen DTAB and DCC under advisory section. Analytical section is covered in two separate videos. One was containing CDL and drug control laboratories in state, another one on a separate video on government analysis that we have seen already in the previous videos. The latest video was on the licensing authority, controlling authority and customs collector. Now the only one point under administrative bodies, that is the drug inspector. Now let's see drug inspector. We have seen the definition. If in case of any Ayurvedic, Siddha or Unani drugs, an inspector, a person appointed by central or state government under section 33G. Already we have seen this under definition section. Still we are revising. So any person appointed by central or state government as inspector in case of Ayurvedic, Siddha or Unani drug, section 33G. In revision we have seen for drug government analyst, the section for Ayurvedic, Siddha, Unani is 33F. And in case of any other drugs or cosmetics, inspector appointed by same central or state government under section 21. So in case of government analyst, अगर ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के बारे में हो तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का सेक्शन आता है 20, और अगर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के बारे में हो तो इंस्पेक्टर का 33G और गवर्नमेंट एनालिस्ट का 33F. सो पहले गवर्नमेंट एनालिस्ट ए पहले आता है इंस्पेक्टर के आई से. सो पहला लेटर एफ है. सो 33F हम याद रखेंगे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए ये सेक्शन, और अदर ड्रग कॉस्मेटिक के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए ये सेक्शन रहेगा 20, क्योंकि 21 से पहले 20 आता है. एनालिस्ट से, इंस्पेक्टर से पहले एनालिस्ट आता है, आई से पहले ए आता है. तो हम सेक्शन पहला कौन सा है 33F एंड 20 फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट, 33G एंड 21 फॉर ड्रग इंस्पेक्टर. सो अगर ये किसी और ड्रग कॉस्मेटिक के लिए है तो 21, या आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए है तो 33G. सो इस सेक्शन के तहत कोई भी पर्सन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी मतलब ऐसा इंसान जो इंस्पेक्टर अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 33G या 21. So the person to be appointed as a drug inspector should not have any financial interest in the import, manufacture, sale or distribution of drugs or cosmetics. किसी भी व्यक्ति को अगर ड्रग इंस्पेक्टर होना है जो कि एक सरकारी पोस्ट है, तो उसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होना चाहिए डायरेक्टली इन इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स. तो ये कंडीशन है DI होने के लिए. ड्रग इंस्पेक्टर इज पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC, दैट इज इंडियन पिनल कोड. ये MCQ का क्वेश्चन रहता है, कौन सा सेक्शन तहत ड्रग इंस्पेक्टर पब्लिक सर्वेंट है. तो ये रही इंट्रोडक्शन अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर. नाउ वी विल सी द क्वालिफिकेशन. आपको अगर DI होना है तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो आपके पास फार्मेसी में या फार्मा साइंसेस में या मेडिसिन, मतलब कि अगर आप डॉक्टर हो तो स्पेशलाइजेशन आपका क्या होना चाहिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. और ये जो भी डिग्री है आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि मान्यता प्राप्त या अधिकृत यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए. ये रहा एजुकेशन. आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए. Provided that for the purpose of inspection of manufacture of substances specified in Schedule C, मतलब के शेड्यूल सी के प्रोडक्ट जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं उनके मैन्युफैक्चर का इंस्पेक्शन अगर आपको करना हो तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए. अ पर्सन अपॉइंटेड एज ड्रग इंस्पेक्टर शुड हैव नॉट लेस देन 18 मंथ्स, मतलब कम से कम
18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। अगर आपको शेड्यूल सी का इंस्पेक्टर डीआई होना है तो आपको शेड्यूल सी में कम से कम 18 महीने मैन्युफैक्चरिंग का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर मैन्युफैक्चर का नहीं है तो कम से कम 18 महीने आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी इन अप्रूव्ड लैबोरेटरी। कोई भी लैबोरेटरी नहीं चलेगी, अप्रूव्ड लैबोरेटरी में कोई भी एक सब्सटेंस हो तो भी चलेगा शेड्यूल सी का। उसका टेस्टिंग या उसका मैन्युफैक्चर, इसमें आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। सो ग्रेजुएशन प्लस 18 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड, नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस एज द ड्रग इंस्पेक्टर। अगर आपको डीआई होना है तो शेड्यूल सी के प्रोडक्ट्स है तो आपका कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन ऑफ फर्म, ऐसे फर्म के इंस्पेक्शन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है शेड्यूल सी के सब्सटेंसेस का। तो ये रहा क्वालिफिकेशन डीआई के लिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास ग्रेजुएशन या 18 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कंडीशंस है क्या, for the first 4 years from the date on which chapter 4 of the act takes effect in the state। तो क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट इम्प्लीमेंट करती है या फिर जीआर लाती है कि ये एक्ट डीएनसी इम्प्लीमेंट होगा, एक्टिव रहेगा। ये कब आया है, 10 अप्रैल 1940 में सेंट्रल गवर्नमेंट में इसे इम्प्लीमेंट किया है। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट का ये खुद का डिसीजन होता है या खुद का इनका रहता है कि इन्हें अप्लाई करना होता है या इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो 3 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टेट्स पर मैंडेटरी रहता है कि ये एक्ट उनके स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पे डीएनसी की बात क्या है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फर्स्ट 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच चैप्टर 4 टेकन इफेक्ट इन द स्टेट में ये एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद 4 साल तक, फॉर द फर्स्ट 4 years मतलब कि पहले 4 साल तक, कहाँ से, ये एक्ट का चैप्टर 4 इम्प्लीमेंट किए जाने के बाद पहले 4 साल तक पर्सन हुज क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड एडिक्वेट मे अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर and their appointment continued even after 4 years if the state government is satisfied। मतलब ये एक्ट इम्प्लीमेंट 4 चैप्टर इम्प्लीमेंट होने के बाद पहले 4 साल तक अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो भी या नहीं भी हो सकता है, ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है कि ये एडिक्वेट है, मतलब कि ये ठीक है या उनके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से ये पूरी तरह से काबिल है, मे बी अपॉइंटेड एज ए इंस्पेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। सो इट मे बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर 4 years, 4 साल बाद भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर कहलाए जा सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में भी इसके पॉइंट्स आते हैं। क्या है पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो पहला ये आता ही है, ड्रग इंस्पेक्टर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइस, ऐसा कोई भी प्रीमाइस मतलब कि एरिया वेर इन ड्रग और कॉस्मेटिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। And also he may inspect the means employed for standardizing and testing the drugs or cosmetics। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाके वो चेकिंग कर सकते हैं किस तरीके से, कौन से प्रोसीजर से स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है, टेस्टिंग या एनालिसिस होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की छानबीन कर सकते हैं। ये इनकी पावर है, ये इनके अथॉरिटी है, इनका राइट है, ये इनका हक है कि ये चीज़ें देखना, यही तो इनकी जिम्मेदारी है। They can inspect any premise wherein any drug or cosmetic is being sold or stocked or exhibited or offered for sale or distributed। मतलब कि ऐसा कौन सा कोई भी प्रीमाइस जहाँ पे ड्रग या कॉस्मेटिक जस्ट रखा गया है, गोडाउन की बेस पे रखा गया है, आगे उसका सेल करना है या फिर परचेस के लिए रखा गया है, या सोल्ड है, ये ऑलरेडी बेचा जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसी कोई भी चीज़ हो, वहाँ का एरिया प्रीमाइस ये ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी देख सकते हैं, उनको ये अथॉरिटी है। नेक्स्ट पावर,
they can search, they can take sample of any drug or cosmetic, किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का वो सैंपल ले सकते हैं, विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बीइंग सोल्ड, जो कि बनाया जाता है या फिर बेचा जाता है, और इस स्टॉक जो कि गोडाउन में रखा गया है, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सैंपल ले सकते हैं और भेज सकते हैं कहाँ पे, एनालिसिस के लिए। फ्रॉम एनी पर्सन, और कहाँ से ये सैंपल ले सकते हैं ड्रग और कॉस्मेटिक का, फ्रॉम एनी पर्सन कन्वेइंग, जो कि अब ले जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डिलीवरिंग या पहुंचा रहे हैं कहीं पे तो उसकी डिलीवरी दे रहे हैं, और प्रिपेयरिंग टू डिलीवर, या फिर सामान भर रहे हैं, मतलब कि ड्रग या कॉस्मेटिक लोडिंग कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक टू परचेसर और कंसाइनी, खरीदार के यहाँ भेज रहे हैं, ऑन दी वे है, या फिर लोडिंग कर रहे हैं, या फिर कंसाइनी मतलब जहाँ से ऑर्डर लिए वो ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं, इसे पर्सन को कंसाइनी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ चल रहा है तभी वो वहाँ से भी सैंपल ले सकते हैं, सैंपल उठा सकते हैं और गवर्नमेंट एनालिस्ट को या फिर ड्रग लैबोरेटरीज को स्टेट के भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। दे कैन सर्च एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द ऑफेंस, किसी भी इंसान या व्यक्ति अगर वो ऑफेंस से कनेक्टेड है, मतलब कि जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा है या फिर गुनाह घट रहा है या फिर चल रहा है, तो किसी पर्सन की वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उन्हें सर्च कर सकते हैं, उन्हें ढूंढा जा सकता है। ये इंस्पेक्टर की पावर है। आप पूछ नहीं सकते कि आप कौन, क्योंकि इन्हें अथॉरिटी सरकार ने दी है, गवर्नमेंट ने दी है। नेक्स्ट पावर है दे कैन एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, मतलब कि किसी भी वक्त वो आपके प्रीमाइस में एंटर कर सकते हैं, आपके प्लेस पे एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। क्या? in which he has a reason to believe that the offense is being committed or has been committed। अगर DI को, ड्रग इंस्पेक्टर को लगता है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऑफेंस चल रहा है, गुनाह घट रहा है या फिर हो चुका है, गुनाह कमिट हो चुका है ऑफेंस, तो वो वहाँ पे आ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल, कुछ भी, कोई भी व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल हो या फिर पर्सनल व्हीकल हो, और अदर कन्वेंस मतलब कि या फिर कुछ और डिलीवरी के जो भी यूटेंसिल्स या जो भी डिलीवरी के जो भी व्हीकल्स रहते हैं, विच ही हैज़ अ रीजन टू बिलीव, अगर DI को लगता है, उसका पूरा भरोसा है या फिर कहीं से उसे इंफॉर्मेशन मिली है, दिस व्हीकल इज यूज फॉर कैरिंग एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज बीन और हैज बीन कमिटेड, अगर उसे पूरा भरोसा है कि ये व्हीकल जो रोक सकते हैं, उस व्हीकल से किसी ड्रग या कॉस्मेटिक का ऐसी यूज या इस्तेमाल चल रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि इस रूल या इस एक्ट के तहत पूरी तरह से कानूनन इसकी मना किया गया है, इसका इंपोर्ट या इसका मैन्युफैक्चर या सेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, ऐसा रूल्स बताते हैं। अगर फिर भी ये व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको उसे स्टॉप करना और पूरी तरह छानबीन करना, ये पावर है ड्रग इंस्पेक्टर की। नेक्स्ट पावर है ही कैन गिव ऑर्डर, ये ऑर्डर दे सकते हैं इन राइटिंग, लिखित स्वरूप में ये ऑर्डर दे सकते हैं टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक, किसी इंसान के पास ड्रग या कॉस्मेटिक है तो उसे ये रिटर्न ऑर्डर दे सकते हैं, लिखित ऑर्डर, आदेश दे सकते हैं। ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और बीइंग कमिटेड, अगर इन्हें लगता है DI को कि यहाँ पे कुछ ऑफेंस चल रहा है, कुछ गुनाह घट रहा है, नॉट टू डिस्पोज द स्टॉक ऑफ सच ड्रग और कॉस्मेटिक, तो ऐसे जगह पर जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक है वो डिस्पोज ऑफ ना करे, मतलब डिस्ट्रॉय ना करे, जो भी रहे ड्रग या कॉस्मेटिक है, बचे हुए ड्रग कॉस्मेटिक से, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ये टाइम देंगे ऑर्डर में कि इतने समय तक आपको इसे हाथ भी नहीं लगाना है, नॉट एक्सीडिंग 20 days, ये 20 दिन देते हैं कि 20 दिन के बाहर अगर जाता है तो ठीक है, 20 दिन के अंदर आपको ये स्टॉक कहीं से भी उसकी जगह भी नहीं हिलनी चाहिए, ये स्टॉक पूरी तरह से जैसे था वैसे रहना चाहिए, ऑर्डर दे सकते हैं। अनलेस द डिफेक्ट में बी रिमूव्ड बाय द पोजेसर ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक, अगर पोजेसर मतलब कि जिसके यहाँ ये ड्रग्स कॉस्मेटिक है, अगर ये डिफेक्टिव है, ये अगर पोजेसर गारंटी देते हैं कि हम डिफेक्ट निकालेंगे, DI अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये ऑर्डर वापस ले सकते हैं, या डायरेक्टली मे सीज द स्टॉक ऑफ सच ड्रग कॉस्मेटिक, या डायरेक्टली ये सील कर सकते हैं, जो भी स्टॉक है वो पूरी तरह से जब्त कर सकते हैं और उनके अंडर ले सकते हैं। और एनी सब्सटेंस और आर्टिकल यूज टू कैरी, मतलब कि कुछ व्हीकल हो या फिर कुछ और चीजें हो जो इस ऑफेंस के लिए यूज की गई है, तो ये भी पूरी तरह से सीज कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर।
Next power is to examine any record, register, document or any other material object found while exercising the above powers. मतलब कि जो दिए गए उनके पावर्स है, अथॉरिटीज़ है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो ऑब्जर्व करते समय या फिर वो एक्सरसाइज करते समय अगर कुछ छानबीन करनी पड़े तो रिकॉर्ड्स हो या रजिस्टर्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ फाइल्स हो, तो ये सभी चेक करना while exercising the powers and seize the same. अगर उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आगे जाके एविडेंस बन सकते हैं ऑफेंस के अगेंस्ट प्रूव करने के लिए, एविडेंस या जिसे हम सबूत कहते हैं, सबूत के तौर पर अगर ये यूज किए जा सकते हैं, तो ही कैन सीज द सेम इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट इट इज एन एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस. सो दैट इज द next one. Exercise any other power as may be necessary for carrying out the purpose of this act and rules made thereunder. अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ और भी ऐसे कुछ चीज़ें या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पर देती है, एनी अदर पावर एज मे बी नेसेसरी, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम, अगर कुछ और भी इन्हें पावर दी जाती है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, तब भी ये करना इन पे अनिवार्य है. Now the next point is duties in relation to sale of drugs and cosmetics. So ये भी पॉइंट आता है. ड्यूटीज एक्चुअली डिवाइड की गई है इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, एंड सेकेंड सेगमेंट इज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. अगर ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स बेचे जाते हैं तो खरीदारी या बिक्री है या फिर सेल परचेस है, तो इस लाइन के लिए डीआई के क्या ड्यूटीज है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो इसके लिए डीआई की क्या ड्यूटीज है. तो हम देखेंगे वन बाय वन. पहला इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स इन द एरिया असाइन टू हिम एंड टू चेक वेदर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आर ऑब्जर्व्ड और नॉट. जो भी एरिया उन्हें दिया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर का कुछ ऐसा एरिया रहेगा कि उस एरिया के तहत जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल डिस्ट्रीब्यूशन के आउटलेट्स आते हैं वहाँ पे आपको इंस्पेक्शन करना है, ऐसा बताया जाएगा. ये रहेगा इनका काम का एरिया, असाइंड एरिया. सो ऑल जो एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं सेल या डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब हम रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर, और डीआई को क्या देखना है, उनके जो एस्टैब्लिशमेंट्स है लाइसेंस के मुताबिक है कि नहीं, उनके पास जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी एरिया है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट में दिए हैं उसके हिसाब से है या नहीं है. टू चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस आर ऑब्जर्व्ड और नॉट. कंडीशन लाइसेंस के मुताबिक उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ये कितनी बार करना है, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. सो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल में कम से कम 2 बार तो इन्हें विजिट देनी है, इंस्पेक्शन करना है रिटेलर, होलसेलर या स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ. ये रही इनकी पहली ड्यूटी. नेक्स्ट, इफ ही थिंक्स नेसेसरी टू ऑब्टेन एंड सेंड सैंपल, अगर उन्हें लगता है ज़रूरत है तो ये सैंपल उठा सकते हैं और भेज सकते हैं ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जो भी इम्पोर्टेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक है उनका, फॉर टेस्ट और एनालिसिस विच आर बीइंग सोल्ड स्टॉक्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ऐसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो कि इम्पोर्टेड है और जो सेल के लिए रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं, जो कि इस एक्ट के प्रोविजन के इन कॉन्ट्रावेंशन है, मतलब कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजन दिए गए उसके अगेंस्ट है, उसके अपोज में है, कुछ रूल्स उल्लंघन किए जाते हैं या फिर कुछ नियमों का भंग किया जाता है. सो अगर ऐसा लगता है तो ये सैंपल भेज सकते हैं. टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट इन राइटिंग मेड टू हिम, अगर डीआई के पास कुछ लिखित कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन आता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी छानबीन करना, ये डीआई की जिम्मेदारी है. नेक्स्ट ड्यूटी इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इज टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द एक्ट एंड रूल्स. इस एक्ट के या फिर इस एक्ट के रूल्स के, नियमों के अगेंस्ट, विरोध में, ब्रीच ऑफ एक्ट मतलब जो नियम है उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में अगर कुछ चीज़ें होती है, टू इंस्टीट्यूट द प्रोसिक्यूशन मतलब गुनाह दर्ज करना, फाइल करना, ये भी जिम्मेदारी डीआई की है. टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल इंस्पेक्शंस एंड एक्शंस टेकन बाय हिम, जो भी इंस्पेक्शन साल भर में लिए हैं उसके सभी रिकॉर्ड्स, कहाँ किस किस मेडिकल या किस किस रिटेलर, होलसेलर के यहाँ गए, क्या इंस्पेक्शन किया, उसका रिपोर्ट क्या है,
और उसके अगेंस्ट अगर कुछ रिपोर्ट खराब है तो क्या एक्शन ली इंस्पेक्टर ने, DI ने, तो ये सभी का जो डिटेल्स है वो रिपोर्ट के फॉर्म में वो पूरी तरह से तैयार करना एंड टू सबमिट कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये एक MCQ का क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे सबमिट करते हैं DI इनके रिपोर्ट्स? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शंस रिगार्डिंग द सेल ऑफ ड्रग्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के विरोध में, इस एक्ट के रूल्स का अगर कुछ उल्लंघन होता है, विरोध में कुछ काम होता है, ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं या फिर इंपोर्ट किए जाते हैं, अगर उसके बारे में कुछ इंक्वायरी आती है, कुछ कंप्लेंट आती है, तो उसका इंस्पेक्शन करना और जो इंक्वायरी है उसके अगेंस्ट छानबीन करना ये ड्यूटी है। टू डिटेन द इम्पोर्टेड पैकेज, जहाँ पे भी इंपोर्ट होता है और अगर कोई पैकेज ऐसा लगता है, अगर शक है DI को, इफ ही सस्पेक्ट्स टू कंटेन ड्रग और द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ प्रोहिबिटेड, जिसका इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है मतलब मना किया गया है, ऐसी चीज़ों का अगर इम्पोर्ट होता है ड्रग्स या कॉस्मेटिक का, तो ये पैकेट ओपन करके पूरी तरह से शक है वो पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं और एंश्योर कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं कि सच में प्रोहिबिटेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये ड्यूटी है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो सेम है, टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर ऑल प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। जो भी इनका एरिया है असाइन किया गया है, उस एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स होती है, वहाँ पे वो जो प्रीमाइस है वहाँ पे एटलीस्ट साल में 2 बार विजिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जाना है एंड टू सेटिस्फाई वेदर द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर फॉलोड और नॉट, ये ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी है टू इंस्पेक्ट प्रीमाइस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C और C1 के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इनके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे इंस्पेक्शन करना, ऑब्जर्व करना, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या है, टेस्टिंग क्या है, स्टोरेज कैसे करते हैं, जो भी स्टाफ है उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल अदर डिटेल्स ऑफ लोकेशंस, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा विच मे लाइकली अफेक्ट द पोटेंसी और प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें शेड्यूल C के जो प्रोडक्ट्स है, बायोलॉजिकल एंड अदर प्रोडक्ट एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट, मैक्सिमम ये वैक्सीन्स इनमें इंक्लूडेड है, तो इसकी पोटेंसी या प्योरिटी अफेक्ट हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें रूल्स के मुताबिक नहीं है तो ये सबका इंस्पेक्शन करना ये ड्यूटी है ड्रग इंस्पेक्टर की। नेक्स्ट ड्यूटी है टू सेंड आफ्टर ईच इंस्पेक्शन अ डिटेल्ड रिपोर्ट। जैसे कि ड्यूटीज इन रिलेशन टू सेल है, वैसे ड्यूटीज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर है। जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है उसका डिटेल रिपोर्ट कहाँ पे भेजना है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, विथ विच कंडीशन ऑफ लाइसेंस एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड विच बीइंग नॉट ऑब्जर्व्ड। हमें रिपोर्ट में बीइंग DI हमें रिपोर्ट में मेंशन करना है कि क्या अकॉर्डिंग टू लाइसेंस के रूल्स फॉलो किया जा रहा है और क्या फॉलो नहीं किया जा रहा है और हमने क्या एक्शन ली, ये DI को बताना है। टू टेक सैंपल्स ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रीमाइस एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ये तो हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट है टू चेक ऑल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर द रूल्स। जो भी रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वो चेक करना। टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रीचेस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट या रूल्स का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन मतलब गुनाह दर्ज करना या गुनाह फाइल करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन। जो भी फॉर्म्स रहते हैं, क्या प्रोसीजर रहती है, तो पहला रहेगा फॉर टेकिंग सैंपल ऑफ ड्रग्स फॉर एनालिसिस एंड देयर डिस्पैच टू गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो जहाँ कहीं पे भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सेल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से सैंपल लेना और गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजना, ये प्रोसेस क्या रहती है, इंस्पेक्टर को क्या करना होता है। वेयर एन इंस्पेक्टर टेक्स एनी सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक ही शॉल इंटीमेट द पर्पस टू अ पर्सन। मतलब अगर DI सैंपल ले रहे हैं तो जहाँ से ले रहे हैं उस पर्सन को इन्फॉर्म करना होता है, इंटीमेट करना होता है, उसे सूचना देनी पड़ती है। ही टेक्स सैंपल इन राइटिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 17। फॉर्म नंबर 17 में उसे मेंशन करना होता है, वो पर्सन को हैंड ओवर करना है जहाँ जिससे ये सैंपल विड्रॉ किया जाता है।
टेंडर फेयर प्राइस ऑफ सैंपल टू एंड ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट देयर ऑफ। सैंपल भेजना है तो उसकी फीस भी भरनी पड़ेगी फॉर द टेस्टिंग और फॉर एनालिसिस। इफ प्राइस इज रिफ्यूज बाय सच पर्सन, जिस पर्सन से ये भेजा सैंपल लिया जाता है वो अगर रिफ्यूज करता है तो ये DI को भेजना होता है। ही हैज टू टेंडर द रिसिप्ट देयर ऑफ इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। फॉर्म नंबर रहता है 16A। डिवाइड द सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन इन 4 पार्ट्स अनलेस ही विलफुली अब्सेंट्स हिमसेल्फ। अगर ये पर्सन जहाँ से सैंपल लिया जाता है वो खुद अब्सेंट हो तो ठीक है, लेकिन उसके सामने ही सैंपल लेना है और वो डिवाइड करना है एक सैंपल इन 4 पार्ट्स। अगर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इलाके से लिए हैं तो 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से सैंपल लिए हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे और ये सील करने हैं, सेपरेटली सील करने हैं और सेपरेटली भेजने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स लिए हैं तो ये डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसका डिवाइडेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग इलाके से लिए है तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर सेल डिस्ट्रीब्यूशन में लिए है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर है तो कुछ एक्सेसिव 3 या 4 कंटेनर लिए जाएंगे ताकि ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग डैमेज ना हो, डिटेरियोरेट ना हो। तो हम देखेंगे पहला पोर्शन है और कंटेनर है विद वो रखेंगे रिस्टोर दैट पोर्शन विद द पर्सन फ्रॉम होम सैंपल इज टेकन। उसके यहाँ देंगे एक पोर्शन। सेकेंड पोर्शन is given to the government analyst to test or analysis। तीसरा पोर्शन जो है रिजर्व 1 पोर्शन फॉर द प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने पेश करने के लिए एक पोर्शन रखा जाएगा। और चौथा पार्ट रहेगा वारंटर के पास, जो वारंटर है उसके लिए एक पोर्शन रखेंगे, ये सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर मैन्युफैक्चरर है तो एक पोर्शन मैन्युफैक्चरर के यहाँ रहेगा, एक पोर्शन एनालिस्ट के यहाँ जाएगा और एक पोर्शन रहेगा कोर्ट के लिए। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट इज सीज करना है, मतलब कि अगर इंस्पेक्टर को लगता है इफ ही सस्पेक्ट्स एनी ड्रग और कॉस्मेटिक कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये एक्ट के अगेंस्ट चल रहा है, तो ही में सीज एनी स्टॉक ऑफ सच ड्रग और रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो पूरे ड्रग्स या कॉस्मेटिक सील कर सकता है, जब्त कर सकता है, या फिर रिकॉर्ड रजिस्टर भी सीज कर सकता है which are believed to be evidence of the commission of the offense। ये ऑफेंस के एविडेंस है, सबूत है जो कि नष्ट हो सकते हैं, इसलिए सील भी कर सकते हैं। ही शुड इन्फॉर्म टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे एंड ऑर्डर लेंगे कस्टडी की और ये पूरी तरह से सीज करेंगे। इफ द अलीग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सच एक्ट सच दैट डिफेक्ट में बी रिमेड बाय द पजेसर, अगर पजेसर बोलता है कि ये डिफेक्ट मैं रिकवर करूंगा तो ठीक है, इंस्पेक्टर सेटिस्फाई हो तो सील नहीं करेंगे। अगर ऐसा गारंटी नहीं है तो ये सील करना होता है। ही कैन रिवोक हिज ऑर्डर एंड मे रिटर्न द मटेरियल टू द पजेसर। अगर रिमेडी नहीं बनती है तो ये सील करेंगे क्योंकि ये क्वालिटी पेशेंट को सफर कर सकती है। अगर इंस्पेक्टर के किसी भी काम में दखल अंदाजी करते हैं आप, ये रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन टू द इंस्पेक्टर। सो इसके लिए आप अगर रिफ्यूज करते हैं, कोई रिकॉर्ड या रजिस्टर नहीं देते हैं तो आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके काम में दखल अंदाजी दे रहे हैं, तो आपका ये ऑफेंस रहेगा, आप पर गुनाह दर्ज हो सकता है और उसके लिए आपकी पनिशमेंट रहेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। तो ये रही पनिशमेंट, ये MCQ में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट टू द इंस्पेक्टर। गवर्नमेंट एनालिस्ट टेस्ट करने के बाद इंस्पेक्टर को रिपोर्ट भेजते हैं ट्रिप्लिकेट में, ये हमने ऑलरेडी देखा है अंडर गवर्नमेंट एनालिस्ट वीडियो। ये अगर 3 फॉर्म में ये रिपोर्ट आता है तो इंस्पेक्टर क्या करते हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट डिलीवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एनालिस्ट डिलीवर्स 1 कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू द पर्सन, जिससे सैंपल लिया है उसे हम एक रिपोर्ट देंगे, दूसरी कॉपी हम वारंटर को देंगे और तीसरी कॉपी रिजर्व रखेंगे हमारे पास, DI खुद के पास रखेंगे इन एनी प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैंपल, मतलब कोर्ट के सामने पेश करना है तो एक कॉपी अपने पास रखेंगे। गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट जो है वो एविडेंस के तौर पर मानी जाती है अगर वो चैलेंज की नहीं गई तो। इफ इट इज चैलेंज्ड विद इन 28 डेज, अगर आपको ये पूरी तरह से आप एग्री नहीं है गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट से तो आप 28 डेज में चैलेंज कर सकते हैं और ये सैंपल CDL को सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में भेजा जा सकता है। वारंटर के सामने अगर डिस्क्लोज किया गया हो या नहीं हो, अगर आप चैलेंज करते हैं तो ये CDL को भेजा जाएगा और जो रिपोर्ट CDL से आया है, डायरेक्टर का साइन किया गया ये रिपोर्ट है, ये फाइनल रहेगा, इसका जो भी डिसीजन है ये फाइनल रहेगा। सो दैट वाज अबाउट द ड्रग इंस्पेक्टर वी हैव सीन।
next video we will see the import of drugs and cosmetics. Thank you so much for watching the video.